हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नितिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं, जी हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना पर। जी, हमारी बातें, चर्चा जो है परमाणु संरचना पर चल रही है, बिल्कुल चल रही है। परमाणु संरचना पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और देखो, पिछली क्लास तक, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार याद दिला दो, पिछली क्लास तक क्या पढ़ लिया था बताओ भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर फटाफट बताओ, लास्ट क्या पढ़ा था। अच्छा, तरंग पढ़ रहे थे, हैं? तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ रहे थे लाडलो। किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? बिल्कुल पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ईएमआर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सही है, कोई दिक्कत और नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हाँ, तरंगों के 5 लक्षणों के नाम लिखे थे। ठीक है, तरंगों के जो 5 लक्षण लिखे थे वो क्या क्या लिखे थे भाई? देखो, किसी भी तरंग के 5 लक्षण जो हैं, 5 लक्षण, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये 5 लक्षण क्या क्या बताए थे भाई? एक तो हमने बताया था तरंग दैर्ध्य। क्या बताया था? तरंग दैर्ध्य, प्यार से जिसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था आप लोगों को? आयाम बताया था। सर टॉपिक कब पूरा होगा? जल्दी हो जाएगा भाई, 4-5 दिन और मानो, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, ठीक है। तीसरा फिर हमने क्या बताया था आपको? याद करो अच्छे से। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने जब बात की थी तो थर्ड आपको क्या बताया था? अच्छे से याद करो। तीसरा हमने आपको बताया था तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। क्या बताया था? स्पीड ऑफ वेव। ये बताया था। चौथा मैंने आप लोगों को क्या बताया था? याद करो। चौथा मैंने आप लोगों को बताया था आवृत्ति। प्यार से क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और पांचवा, ठीक है बेटा, आपने जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाला है ना अभी, तो परेशान मत हो, मैं समझ गया आपको ये डाउट है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराऊंगा ना, तब ऐसे 4-5 न्यूमेरिकल और करा दूंगा, तब आपका ये इजी हो जाएगा करना। ठीक है, हाँ मैं करा दूंगा। अब आप परेशान मत हो, एक ही कमेंट को बार बार मत करो, परेशान मत हो, ठीक है। चलो, लास्ट देखो, हमने बात की थी वेव नंबर की, तरंग संख्या की। ठीक है, नंबर, तरंग संख्या, इन पर हम लोगों ने बात की थी। चले आगे की बात समझते हैं इसमें हम लोग कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, एक एक बिंदु पर बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले पहले नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की। किसकी बात करेंगे? तरंग दैर्ध्य की, जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ, ठीक है। समझो यहां से तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ होता क्या है। तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ क्या होता है, समझो। देखो, हमारे पास कोई तरंग है, ठीक है। हरिओम। ये कोई तरंग है, कैसे संचरित होगी तरंग? इस तरीके से कोई तरंग संचरित हो रही है, ये लो। इस तरीके से हमारे पास कोई तरंग है जो संचरित हो रही है। बनाना मत अभी, ठीक है, बिल्कुल मत बनाना, मैं ही बना रहा हूं केवल, आपको नहीं बनानी है, ठीक है।
मैं बता रहा हूं आपको कैसे हमारे पास कोई तरंग जो है वो संचरित हो रही है। इस तरीके से हमारे पास कोई तरंग है वो संचरित हो रही है, ठीक है, ऐसे कोई तरंग संचरित हो रही है। अब समझो, तरंग का जो सबसे उच्च बिंदु होता है ना सखा, ये वाला, इस बिंदु को कहते हैं श्रृंग, क्रेस्ट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है प्यार से? क्रेस्ट। यही क्या है? उच्चिष्ट है, पीक पॉइंट होता है ये। क्या होता है? उच्चिष्ट, ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो बिंदु होता है ना, क्या सबसे नीचे वाला जो बिंदु होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉग, गर्त। उसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ट्रॉग, ठीक है, गर्त के नाम से जानते हैं उसको। निम्निष्ठ भी कहा जाता है उसको, निम्निष्ठ। तो देखो अब क्या है, ये एक उच्चिष्ट होगा, ये एक उच्चिष्ट होगा, ये भी एक उच्चिष्ट होगा, ये एक निम्निष्ठ, ये एक निम्निष्ठ। तो हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? दो क्रमागत उच्चिष्ठों या दो क्रमागत निम्निष्ठों के मध्य की दूरी। दो लगातार उच्चिष्ठों या दो लगातार निम्निष्ठों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस स्ट्रोक्स और क्रेस्ट इज नॉन एज वेवलेंथ। दो लगातार उच्चिष्ठों या दो लगातार निम्निष्ठों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? बिल्कुल करेक्ट समझे हो, एकदम सही समझे हो। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग? दो क्रमागत उच्चिष्ठों, उच्चिष्ठों मतलब श्रृंगों, श्रृंगों या निम्निष्ठों निम्निष्ठ मतलब गर्त के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य है। एक बात, अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है ना, ये तो हमने बता दिया, मगर अब प्रश्न आता है कि इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भाई तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं लाडलो इसको? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करोगे? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, फिर रही बात मात्रक की, तो भाई एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा? भाई एसआई मात्रक तो दूरी का एसआई मात्रक तो क्या होता है? मीटर। मीटर दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्लियर? आगे की बात सुनो। मगर क्या है कि ये डिस्टेंस छोटी होती है। क्या है? ये डिस्टेंस छोटी होती है, ठीक। जी हां, कम दूरी होने के कारण इसका मापन किसमें करते हैं? या तो एंगस्ट्रम में करते हैं या नैनोमीटर में करते हैं। या तो किस में करते हैं? एंगस्ट्रम में करते हैं या फिर नैनोमीटर में करते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रम मतलब क्या होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। ये सब हमको पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से, एकदम क्लियरली। ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। पता है? पता है तो बेस्ट है, नहीं पता तो पता होनी ही चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब जैसे आप कह रहे हो सर इंग्लिश में भी लिखवाओ, बेटा मैं इंग्लिश भी बोलता हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो, फिर भी कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हो तो मैं इंग्लिश का भी यूज कर दूंगा, लिख दूंगा भाई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस
क्रेस्ट और ट्रॉग्स इज वेवलेंथ। इज वेवलेंथ, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद लैम्बडा। इट इज रिप्रेजेंटेड विद लैम्बडा। लैम्बडा। अब बाकी तो आपको पता ही है, SI यूनिट मीटर है कम दूरी होने के। अब इसको तो इंग्लिश में लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले इस बात को ध्यान दो, है ना। मैं मोस्ट ऑफ चीज़ें जब परिभाषा बोलता हूँ, डेफिनेशन बोलता हूँ ना, तो इंग्लिश में भी बोलता हूँ, तो आप वहीं से कैच करने की कोशिश करें। अब सब चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में लिखता ही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ट्रॉग लिख दिया, क्रेस्ट लिख दिया, इसलिए यहाँ बीच में डेफिनेशन में नहीं डाला, ठीक है। चलो फिर भी कोई ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयाम की। आयाम को प्यार से क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। चलो, आयाम को प्यार से क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है समझेंगे। देखो हमारे पास यहां कोई तरंग संचरित होगी, ठीक है। इस तरीके से कोई तरंग है, वो संचरित होगी, ठीक है ना। अब देखो, आप देखोगे तो यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली 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 डिस्टेंस, ये सारी अलग अलग है। ये भी डिस्टेंस अलग अलग ही है भाई, ठीक। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत। जो मैक्सिमम ऊपर की तरफ डिस्टेंस है और जो नीचे की तरफ डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो है एम्पलीट्यूड। मतलब परपेंडिकुलर ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये एम्पलीट्यूड है। लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो मैक्सिमम दूरी है, ठीक है जी हाँ, वो क्या कहलाएगी जी? किसी भी तरंग में, किसी तरंग में, तरंग मतलब वेव, लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर, या नीचे की ओर, और अधिकतम दूरी, दूरी क्या है? आयाम है। दैट इज एम्पलीट्यूड। यही क्या है? आयाम है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इन अ वेव परपेंडिकुलर मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस ये अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है, डाउनवार्ड, इज एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड कहलाएगी, ठीक है ना जी हाँ। हाँ चलो, ओके, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, छोड़ देंगे, बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल निष्ठा। रिया देखो, ये सारी चीजें सिलेबस डिस्कशन के दौरान बता दी जाती हैं, है ना, तो वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अब उस पर बार बार उसको क्यों लेकर आना बीच में। चलो, अब एक छोटी सी बात ये आती है कि सर इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? तो भाई दूरी है तो दूरी का मात्रक तो एक ही होता है ना, मीटर।
SI मात्रक क्या होगा इसका, मीटर होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये अपने पास इतनी सी बात हो गई है, सिंपल सी बात हो गई है, साधारण सी बात हो गई है। क्लियर, डन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर बात करते हैं तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। किसकी चाल, उसकी चाल, उसकी किसकी, तरंग की, है ना, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। चलिए, चलो, कह रहे सर आप कमेंट कम देख रहे हो, है ना। हाँ, मैंने कमेंट कम देख रहा हूं क्योंकि आपने एक दो क्वेश्चन डाले हैं, वो हमने नोट कर लिए हैं, हमारी टेक्निकल टीम बैठी है, उसने कॉपी पेस्ट कर लिए हैं और हम उसको व्हाट्सएप भी कर दिए, है ना। जी हाँ, ठीक। एक बात, दूसरी चीज़ और भाई कि कमेंट कम इसलिए देख रहा हूँ ताकि ज़्यादा पढ़े, ठीक है। तो आप कमेंट को आप भी मत करो, आप फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड पर रखो, मस्ती से पढ़ते रहो, ज़रा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। जी हाँ, ठीक। चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ, आयाम को किससे प्रदर्शित करते हैं ये पूछा है आपने, तो भाई आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिख देंगे इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसा है, स्मॉल ए, इट इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल ए, ठीक है। किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। चलो, स्पीड ऑफ वेव, अब ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, हम तरंग की चाल क्या मानते हैं, ठीक है जी। हम तरंग की चाल क्या मानते हैं, हम तरंग की चाल को बहुत सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि भाई तरंग की चाल क्या है, एक निश्चित समय में तरंग के द्वारा तय दूरी, या ये कह सकते हैं प्रति सेकंड तरंग के द्वारा तय दूरी जो होगी वो तरंग की चाल कहलाएगी। और निर्वात में हम लोग तरंग की चाल को प्रकाश की चाल के बराबर मानते हैं। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग क्या कह देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, ठीक। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय दूरी, तरंग द्वारा तय दूरी क्या कहलाती है, तरंग की चाल है। क्या है, तरंग की चाल, हाँ जी, ओके, हाँ जी, ओके। हाँ जी, टॉपिक के पूरा होने पर क्वेश्चन भी कराना, बिल्कुल करा देंगे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। चलो ठीक, तो यहां से हमारे पास तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तरंग की चाल, हरिओम, तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, बटे समय। मगर वहीं मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि हमारे पास तरंग की चाल जो होती है, दूरी क्या है, लैम्बडा, दूरी क्या है, लैम्बडा, ठीक है। समय आवर्ती के लिए तुल्य होता है, तो आवर्ती होती है 1/t, ठीक। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि तरंग की चाल जो होती है, की चाल, ये बराबर होती है तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के गुणनफल के, तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल, वेव इज इक्वल वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं तरंग की चाल अपने पास क्या हो गई है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से या c से, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा और ये होती है फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, तो ये हो जाता है न्यू लैम्बडा, तो c बराबर न्यू लैम्बडा के बराबर हो जाती है ना। जी हाँ, क्या,
देखो, तरंग द्वारा तय की गई दूरी को चाल नहीं कहते, प्रति सेकंड तय की गई दूरी को कहेंगे, हर सेकंड में जो दूरी तय होगी। ठीक है जी। चलो अब आगे की बात समझते हैं। इतना हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि भाई तरंग की जो चाल होती है, हमने क्या कहा तरंग की चाल को? हमने तरंग की चाल को कहा है c बराबर न्यू लैम्बडा या लैम्बडा न्यू, कुछ भी कह सकते हो, न्यू लैम्बडा, और यहां से लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? c अपॉन न्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? न्यू आ जाएगी। फिर यही मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, निर्वात में, इन वैक्यूम, निर्वात मतलब वैक्यूम, निर्वात मतलब वैक्यूम में तरंग की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है। प्रकाश की चाल के कैसी होती है? समान होती है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं c या v बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सिंपल बात। ठीक है, सना बानू, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पूरा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस लेकर बैठे हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमको ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ओहो सर ये तो आए हैं। ठीक, इसलिए शांति से पढ़ो। चलो, तो ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जिसको प्यार से कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो, फ्रीक्वेंसी जिसको क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न की आवृत्ति क्या है ना? तो एक बहुत सिंपल और एकदम सही तरीके से सुनिएगा। हम क्या करते हैं? तरंग बना देते हैं। मैंने यहां एक तरंग बना दी। ठीक है, अब देखो, एक तरंग है जो यहां से गुजर रही है, ऐसे जा रही है, जाने दो, कोई बात नहीं। एक तरंग है जो यहां से गुजर रही है, जाने दो। ठीक है, एक तरंग है जो यहां से गुजर रही है, जाने दो। एक तरंग है जो यहां से गुजर रही है, जाने दो। एक तरंग है जो यहां से गुजर रही है, जाने दो। ऐसे बहुत सारी तरंगे जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी तरंगे जाती हैं, मगर लाडलो समझने की एक बात जरूरी है, और वो जरूरी बात क्या है? वो बात ये है मेरे सखा कि जब आप ध्यान से देखोगे तो इस बिंदु से तरंगे गुजर रही हैं। मतलब एक निश्चित बिंदु से निश्चित समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, नंबर ऑफ वेव्स विच पास फ्रॉम अ सिंगुलर पॉइंट इन अ डिफाइनाइट टाइम इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब एक निश्चित समय में निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। बोलो ना, क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। तो हम लोग इसकी परिभाषा यही लिख रहे हैं। क्या? किसी निश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित बिंदु से गुजरने वाली, पास होने वाली, जाने वाली गुजरने वाली किसकी संख्या? तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य है। गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है मेरे सखा? तरंग दैर्ध्य के नाम से जानी जाती है।
सॉरी, दैट इज नॉट तरंग दैर्ध्य है। क्या है? आवृत्ति है भाई। क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है? आवृत्ति है। ठीक। नंबर ऑफ वेव्स विच पास इन डिफाइनाइट टाइम in a certain from a certain point is called frequency। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, निश्चित समय में निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। बोलो एकदम सही है? सही है, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आवृत्ति बराबर क्या, तो आवृत्ति का एक सूत्र है। क्या सूत्र है आवृत्ति का? 1/, किसके तुल्य है? समय के तुल्य है। ठीक। समय मतलब आवर्तकाल, तो यहां से हम लोग एक बात भी कह सकते हैं, या 1/, आवर्तकाल। ठीक है, यहां से हम लोग एक बात भी कह सकते हैं, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। तो हम लोग इसमें यह भी कह सकते हैं कि भाई आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या है? आवृत्ति है। ठीक, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ना। चलो बनाते हैं जगह, इसको छोटा कर देंगे क्योंकि ये चित्र तो बाद में भी नहीं बनाना आप लोगों को। तो यहां से ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं हैं ये आवृत्ति की। तो हमारे पास क्या आ गया? आवृत्ति बराबर आ गया 1/1/t। तो हम लोग कहते हैं न्यू बराबर, सॉरी 1 समय, तो हम लोग कहते हैं न्यू बराबर 1/t। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, सेकंड होता है। ठीक, इसलिए हम लोग आवृत्ति का मात्रक लिखेंगे। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारे पास? आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/, समय का मात्रक क्या होगा? बोलो, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आवृत्ति का मात्रक या तो हो जाएगा हमारे पास सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा? देखो, 1 के बटे में आ गया तो प्रति सेकंड लिख सकते हैं, प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। या एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं हर्ट्ज, और हर्ट्ज का सिंबल होता है HZ। क्या होता है? HZ। ठीक है, देख लो अब, है ना। ये आवृत्ति के संदर्भ में सारी चीजें हो गई है। और इसके अंदर जो 4 बिंदु हम लोग पढ़ चुके हैं, 5वां और अंतिम बिंदु जो है वो क्या है? तरंग संख्या, दैट इज वेव नंबर। क्या है? तरंग संख्या, वेव नंबर। अब तरंग संख्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो बेटा, तरंग संख्या, वेव नंबर। ठीक, देखो
ये कोई तरंग है अपने पास, ठीक है। अब यहां मान के चलो ये तरंग यहां तक हो जाती है 1 मीटर, ठीक है। यहां तक की डिस्टेंस, कहां तक की, यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये है 1 मीटर। कितनी मीटर है बेटा? 1 मीटर है, ठीक है। चलो अब यहां समझो आगे की बात। अगर ये 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर लंबाई में यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, तो 1 मीटर लंबाई के अंदर तरंग दैर्ध्यों की संख्या, किसकी संख्या? तरंग दैर्ध्यों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में नंबर ऑफ वेवलेंथ, हर 1 मीटर के अंदर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे या तरंग दैर्ध्यों की जो संख्या होगी उसको क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। क्या कहते हो लाडलो? तरंग संख्या के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित किसकी संख्या? तरंग दैर्ध्यों की संख्या। क्या कहलाती है? तरंग संख्या है। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स present in unit length of wave is wave number. That is called wave number. क्या कहेंगे इसे? तरंग संख्या कहेंगे। तो हमारे पास वेव नंबर क्या हो जाएगा? देखो, तरंग संख्या बराबर, तरंग संख्या को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू के ऊपर बार, बराबर 1 बटा तरंग दैर्ध्य। अब बताओ तरंग दैर्ध्य का सिंबल क्या होता है? फटाफट कमेंट में लिख दो, फटाफट कमेंट में लिख दो। तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्बडा आ गया। अब जैसे ही तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्बडा आ गया तो हमारे पास तरंग संख्या का मात्रक क्या हो जाएगा? तरंग संख्या का मात्रक, लैम्बडा का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो 1 बटा मीटर मतलब प्रति मीटर, जिसको क्या कह सकते हैं? मीटर इनवर्स कह सकते हैं, मीटर की पावर -1। ये 5 चीजें हैं, ठीक है। ये कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा लाडलो हमने देखो क्या क्या पढ़ा है? तरंग दैर्ध्य पढ़ा, आयाम पढ़ा, तरंग की चाल पढ़ी, आवृत्ति पढ़ी और तरंग संख्या पढ़ी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, है ना। 5 की 5 चीजें मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा काम करेंगे, पहले हम इन सबको नोट करेंगे। नोट करने के बाद, ये तो नोट करना ही नहीं है, तो लिख रखा है, यहां से नोट करेंगे। नोट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर। क्या कराने वाला हूं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं इस पर बेस्ड, ठीक है। बिल्कुल, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए शुरू हो जाइए नोट करना। हाँ चलिए, चित्र भी बनाना है क्या? बना लो, समझने के लिए आसान रहेगा बेटा। चित्र बनाओगे तो समझने के लिए आसान रहेगा, इजी रहेगी अंडरस्टैंडिंग, और तो क्या है। बाकी तो देखो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोग भी बनाएं, समझे। अब जब मैंने बनाया है तो आप भी बना लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ बनाओ बनाओ, चलो नोट करो फटाफट।
सर नोट तो बाद में कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल कैसे करेगा ना बेटा, इसलिए नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर ले भाई, है ना। दिमाग को मत दौड़ाओ आप, वो तो मैं दौड़ा लूँगा, मेरे पास है, मैं दौड़ा लूँगा, आप मत दौड़ाओ। आप पढ़ो आराम से, ठीक है। आप नोट करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला नोट कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला नोट कर लो, दोनों नोट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। टॉपिक और कितना बाकी है देखो, इसके बाद छोटे छोटे से पॉइंट है, जैसे एक तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने सिलेबस में नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूँ, तो उसके लिए परेशान मत होना बेटा। इस वाले टॉपिक में पहले ही बता देता हूँ, आप लोग करोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात, मगर अपने सिलेबस में नहीं है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्लियर है। हाँ, तो उसके लिए परेशान मत होना। ठीक, तो अपने पास क्या हो गया, छोटे छोटे टॉपिक है ये, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। चलिए चलो बढ़े आगे, फिर करो आगे नोट। ठीक है, हाँ, फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, वो पढ़ने के बाद फिर हाँ सब कराऊंगा बेटा मैं, चिंता मत करो प्रीति, टेंशन मत लो। फिर क्वांटम संख्याएं पढ़ाएंगे, है ना। क्वांटम संख्याओं के बाद फिर कक्षकों की आकृतियां जो हैं वो पढ़ाएंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये मानो कि ये वाले सप्ताह के अंदर अपन ख़त्म कर सकते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। नोट तो पीडीएफ से कर सकते हो, मगर भाई जब तक ये नोट नहीं करोगे तब तक आप ये बताओ ना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, ये भी तो एक बात है ना बेटा। हाँ, ये एक दो ही चैप्टर हैं जो बड़े हैं, बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। फिर परेशान मत हो आप लोग, आगे जैसे क्लासेस आपकी डबल हैं ही, है ना, डबल हो जाएंगी आगे, और उसके अलावा फिर क्लास का टाइम भी बढ़ाने वाले हैं, तो परेशान मत हो आप लोग। कर लिया ये नोट, चलो आगे नोट करो। सी या वी क्या है, देखो सी या वी जो है वो है तरंग की चाल। ठीक है, तरंग की चाल है ये, किसकी चाल, तरंग की चाल, सी या वी। नोट हो गया तो बताओ, फिर आगे बढ़े। कौन सा नहीं दिख रहा, बिल्कुल हो जाएगा खुशबू, चिंता मत करो। अरविंद उस पर बाद में बात करेंगे, उन सर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, टाइम को लेकर वो अलग डिस्कस करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ो, टाइम सेट हो जाएगा आपका, परेशान मत हो। सुनील क्या क्वेश्चन आया था बताना एक बार, क्या क्वेश्चन आया था बताओ एक बार।
क्वेश्चन बताओ क्या था। क्वेश्चन बताओगे तो बात बनेगी भाई, है ना। नहीं ज्योति, नहीं पढ़नी है। चलो बढ़े आगे। सुनील बेटा मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या क्वेश्चन था। आप कह रहे सर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था वो बताना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर करूं। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये देखो न्यू नहीं दिख रहा आपको पुनीत, न्यू नहीं दिख रहा आपको, न्यू लिख तो रखा है बेटा। ऐसे थोड़ी करते हैं यार। दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती है, दृश्य स्पेक्ट्रम। चलो नोट हो गया सबका। नोट हो गया, बोलो नोट हो गया। तो फिर चलें आगे, क्वेश्चन कराऊं। हाँ तैयार। चलिए चलो देखो फिर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में, कौन से स्पेक्ट्रम में, दृश्य स्पेक्ट्रम में, कौन से स्पेक्ट्रम है, दृश्य स्पेक्ट्रम है। ठीक है चलिए, दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य का परास, किसका परास, तरंग दैर्ध्य का परास। परास होती है लिमिट, ठीक है, रेंज जिसको हम लोग कह सकते हैं, ए से बी तक। ठीक है, तो ये कहां से है, बैंगनी से है, बैंगनी से है। बैंगनी मतलब 400 नैनोमीटर, बैंगनी मतलब कितना, 400 नैनोमीटर से लाल रंग, लाल मतलब 750 नैनोमीटर तक है। इनकी आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात करो। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है जी हाँ, क्या आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी न्यू, किसमें, हर्ट्ज में ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछी है ना। कुलदीप वो सब पेरियोडिक टेबल के अंदर है ना।
अभी आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करो। अरे सुनील बता दिया दृश्य श्रेणी, दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती है? अलग से श्रेणी नहीं होती, दृश्य क्षेत्र खुद श्रेणी है भाई। विजिबल रेज की श्रेणी है, ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं जिसको, ठीक है। अब उल्टा प्रश्न मत पूछ मेरे भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन मिला इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉपी पेस्ट करते जाओगे। मैं रिप्लाई कर चुका हूं, उसके बावजूद तुम्हारा चालू है। दृश्य क्षेत्र खुद श्रेणी है, समझ गया? दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे अवरक्त श्रेणी है, समझा? जैसे रेडियो विकिरण श्रेणी है, वैसे ही ये है बेटा। सुना करो चीजों को, फिर उसके बाद प्रश्न पूछा करो। तुम बिना सुने क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर देते हो। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दो चीजें देखो भाई, यहां एक तो बैंगनी रंग दिया है और एक लाल रंग दिया है, तो दोनों के लिए अलग अलग करते हैं। चलो यहां से पहले बैंगनी रंग उठा लेते हैं, ये बैंगनी है, सही है। सॉल्यूशन इसका करते हैं बैंगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए? बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग के लिए किस रंग के लिए? बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। अब बैंगनी रंग हम लोग ले लेंगे तो कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है भाई। बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य दिया है, लैम्बडा बराबर कितना है? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करोगे एक बार, ठीक है। देखो 400 को ऐसे लिख सकते हो 4 गुणा 100, 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2 गुणा, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10 की घात -9 से गुणा कर देते हैं ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -9 मीटर होता है, ठीक है। तो लैम्बडा बराबर यहां से क्या आ गया? 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर, ये आ गया, ठीक है। 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो हमने कहीं ऐसे पढ़ा है न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा। बोलो हाँ के ना, बोलो ना, बोलो बोलो। पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा। कहां पढ़ा था? यहां पढ़ा था जहां हमने आवृत्ति, सॉरी, जहां हमने तरंग की चाल पढ़ी थी। क्या पढ़ा? लैम्बडा बराबर C अपॉन न्यू। तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा भी तो आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, निश्चित रूप से आएगा। C की वैल्यू क्या है? 3 गुणा 10 की घात 8। C की वैल्यू क्या है? 3 गुणा 10 की घात 8। ये मान यहां रख देंगे, 3 गुणा 10 की घात 8 C की वैल्यू, बटे में लैम्बडा की वैल्यू क्या है? 4 गुणा 10 की घात -7। 7 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 का 4 में भाग दोगे तो 0.75। बोलो हाँ, 3 का भाग 4 में दोगे तो 0.75 गुणा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 8 और 10 की घात 7 जुड़ जाएगा, ठीक है। जब ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 15। पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाओगे तो घात 1 कम हो जाएगी, तो न्यू बराबर आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? न्यू बराबर प्राप्त हो जाएगा 7.5 गुणा 10 की घात 14, वो भी क्या? हर्ट्ज। वो भी क्या? हर्ट्ज, ठीक है। 7.5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज प्राप्त हो जाएगा आपको। क्लियर? ये हमारे पास एक साइड का हो गया है, मतलब हमने बैंगनी रंग के लिए कर दिया है। अब आप हरिओम, लाल रंग के लिए आप लोग करोगे। लाल है, लाल रंग के लिए आप लोग करोगे फटाफट सॉल्व और मुझे उत्तर बताओगे। जल्दी जल्दी करो। लाल रंग के लिए आप लोग सॉल्व करोगे और मुझे उत्तर बताओगे। हाँ जी, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। लाल रंग के लिए आप लोग सॉल्व करो इसको। कुछ लोगों ने उत्तर भी दिया है।
और दे भी दिया है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक ने पूछा सर मीटर में क्यों चेंज किया? क्योंकि मेरे भाई मीटर एसआई यूनिट है, हमें हमेशा एसआई यूनिट के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। किसमें? एसआई मात्रक में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लाल रंग के लिए बताऊं मैं कैसे करते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें। लैम्बडा कितना दिया है? 750 नैनोमीटर। कितना? 750 नैनोमीटर। इसको कैसे कर सकते हैं? 775 गुणा 10, 10 की घात एक ही लिखा जाएगा, गुणा 10 की घात -9, और ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? 75 गुणा 10 की घात -8 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब वही न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। सी की वैल्यू क्या है? 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक, और बटे में 75 गुणा 10 की घात -8। काट दो, जो कट जाए वो काट दो। 3 एकम 3 और 25 तिया 75, ये हो गया 1/25। न्यू बराबर हो गया, देखो 1/25 गुणा 10 की घात 8 ऊपर है ही, और ये भी 10 की घात 8 माइनस का 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 और 8 हो गए 16। 1/25 को कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 25। भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। ठीक है, पॉइंट लगा दो 0। अब जा रहा है? नहीं जा रहा। ना जाने की 0 लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ 0, 25 चौक 100, पूरा 100 बटे में 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया न्यू बराबर 0.04 गुणा 10 की घात 8 और 8 16। पॉइंट को 2 स्थान सरका लो तो क्या बचेगा? 4 बचेगा केवल। ठीक है, और घात में 2 की हो जाएगी कमी, तो 4 गुणा, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज, ये हमारे पास आंसर होगा। बोलो कोई समस्या है तो? आसान है चीजें, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं अरविंद, सही है उत्तर, मैच हो गया ना अपन से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और रख दूं? हाँ बोलो। चलिए क्वेश्चन रख दूं एक और, तैयार हो? नहीं पढ़ना अमित, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, यही पढ़ो अभी। क्वेश्चन देखो क्या है। 5800 एंगस्ट्रम। ठीक है, तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण की, ठीक, ए आवर्ती, बी तरंग संख्या, एक तो आवर्ती ज्ञात करो, दूसरा तरंग संख्या ज्ञात करो। ये कह रहे सर 75 कैसे? 75 कैसे आया भाई? ये आया ना, इसको क्या लिखा? 75 गुणा 10, 750 को क्या लिखा? 75 गुणा 10, 10 की घात 1। भाई नैनोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10 की घात -9 हो जाएगा। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो -9 + 1 करोगे तो -8 बच जाएगा। बस चलो, ये क्वेश्चन अब आपके हवाले। देखो आवर्ती मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आवर्ती अभी बताई है। तरंग संख्या मैं इधर बता दूं आप लोगों को कि तरंग संख्या कैसे कैलकुलेट होगी। तरंग संख्या का सिंपल सूत्र है भाई, वेव नंबर का सीधा सूत्र है। वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार बराबर 1/λ, और लैम्बडा की वैल्यू ये रखी, लैम्बडा बराबर है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अच्छा इसको देखो और सॉल्व कर सकते हैं क्या 5800 एंगस्ट्रॉम को? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
लैम्बडा बराबर 58 गुणा 100 कर सकते हैं इसको। 100 का मतलब 10 की घात 2 और गुणा एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10। मीटर में चेंज हो गया भाई, मीटर में चेंज हो गया ठीक है। अब देखो 10 की घात 2 और 10 की घात -10, तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया 58 गुणा 10 की घात -8 मीटर। लैम्बडा बराबर क्या हो गया 58 गुणा 10 की घात -8 मीटर हो गया है। कौन? लैम्बडा बराबर क्या हो गया 58 गुणा 10 की घात -8 मीटर हो गया। अब क्या करना है, न्यू बार बराबर 1/58 गुणा 10 की घात -8 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/58 है, भाग देना है, 1 इधर 58 इधर, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, 0 अब जा रहा है नहीं जा रहा, ना जाने की 0 यहाँ लगा दो, 58 एकम 58, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4 0। अब कितनी बार जाएगा भाई 7 बार चला जाएगा, 7 8 56 का 6 का हासिल आई 5, 7 पंजे 35 और 5 40, इतने पर ही छोड़ दो, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा न्यू बार बराबर देखो 0.017 गुणा ये ऊपर गया तो 10 की घात प्लस की 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10 की घात प्लस की 8 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो हो जाएगी ना, कोई डाउट है? नहीं होगा ठीक। अब दो संख्या अगर हम लोग पॉइंट को सरका दे तो घात कम हो जाएगी 2, तो न्यू बार बराबर 1.7 गुणा 10 की घात 6 ठीक है, और वो भी क्या न्यू बार हो जाएगा मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। 5800 है भाई, 5100 नहीं है, समझे। 1.7 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। रही बात यहाँ की आवृत्ति कैसे ज्ञात करोगे बेटा, आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र मैंने आप लोगों को बता रखा है। लैम्बडा आप लोगों के पास है ही, लैम्बडा क्या है देखो, लैम्बडा है 5800 एंगस्ट्रम, तो 5800 को क्या लिख सकते हैं 58 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हो ना, 58 गुणा 100 गुणा, और उसको अगर हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं 10 की घात -10 हो जाएगा मीटर में। तो लैम्बडा बराबर अपने पास क्या हो जाता है 58 गुणा 10 की घात 8, ये लैम्बडा है। न्यू बराबर क्या होता है C अपॉन लैम्बडा। C की वैल्यू क्या है 3 गुणा 10 की घात 8 और ये है 58 गुणा 10 की घात 8। ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 58 भाग दे दो, 58 पॉइंट लगाओ, 0 भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ना जाने की 0 ठीक है। कितनी बार चला जाएगा 3 4 5, भाई 5 6 30 होता है, तो 5 बार भाग आराम से चला जाएगा ठीक है। कितनी बार 5 बार, तो 5 8 40 की 0 हासिल 4 5 25 और 4 29 ठीक। यहाँ से बचा 10 0 एक बार चला जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया 0.51 आ गया है भाग देने पर। 10 की घात ये ऊपर चली जाएगी, तो देखो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बार बराबर न्यू बराबर क्या हो जाएगा 0.051 गुणा 10 की घात, ये 8 ऊपर और जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 8 हीरा 8 और 8 16। पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाओगे तो घात कम हो जाएगी, 2 संख्या सरकाओगे तो 5.1 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। ऐसे आवृत्ति ज्ञात होगी। बोलो कोई समस्या नहीं है, ना ही होनी चाहिए ठीक है। ये हमारे पास अब ये अपनी ये वाले पॉइंट थे, 5 पॉइंट पढ़े, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए ठीक है। बाकी सारी बातें करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।